नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। रायपुर में एक पुलिस स्टेशन है तेलीबंधा, और इस तेलीबंधा पुलिस स्टेशन की हद में एक जगह पड़ती है लाभांडी। लाभांडी पुरानी शराब भट्टी का एक इलाका है, जहां पर आज से तकरीबन 3 या 4 महीने पहले, पिछले साल दिसंबर की ये बात है, दिसंबर 2023 की, 20 दिसंबर को सुबह तकरीबन 11:30 बजे अचानक लोगों को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब लोगों का ध्यान उस फायरिंग वाली आवाज़ जिधर से आई थी उधर जाता है तो लोग देखते हैं कि एक शख्स पूरी तरह से लहूलुहान हालत में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उसने चीखते चिल्लाते हुए एक दूसरे लड़के को कपड़ों से पकड़ रखा है, गिरेबान से पकड़ रखा है, काबू कर रखा है। और वो लड़का इस जख्मी आदमी की जद से छूटने की पूरी ताकत लगा रहा है, कोशिश कर रहा है, और उसके हाथ में एक गन भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो पहली तस्वीर लोगों के जहन में आई, या पहली तस्वीर जो लोगों ने देखी, वो यही देखी कि एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या करने की कोशिश की, और जिसकी हत्या की कोशिश हुई उसका लाइफ रिस्क पर था, इसके बावजूद उसने कातिल को पकड़ लिया था और वो चिल्ला रहा था। जब ये मंजर लोगों ने देखा तो लोग फौरन दौड़कर उन दोनों की तरफ गए और हिम्मत जुटाकर उन्होंने उस शूटर को, उस आदमी को पकड़ लिया जिसने गोली चलाई थी। जिस लड़के ने गोली चलाई उसके बारे में पता चला कि उसका नाम है अमन शर्मा, और जिस आदमी को गोली मारी गई उसका नाम है संदीप कुमार। संदीप कुमार बेसिकली रायपुर छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है, और संदीप कुमार वहाँ सैनिटरी वेयर का काम करते हैं, यानी बाथरूम फिटिंग्स, या आप जिसे कहें कि नल वगैरह का उनका कारोबार है, उनका बिजनेस है। अब चूंकि संदीप कुमार को तो लोग जानते हैं, वो वहाँ का कारोबारी है, कुछ लोगों ने उन्हें पहचान भी लिया, लेकिन ये अमन शर्मा कौन है जिसने संदीप को गोली मारी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। हालांकि अमन शर्मा को खुद विक्टिम की मदद से लोगों ने पकड़ लिया था, काबू कर लिया था, और सीधा सीधा ये मामला एक अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था, क्योंकि खुशकिस्मती से गोली चलने और गोली लगने के बावजूद संदीप कुमार की जान नहीं गई थी। संदीप कुमार को 2 गोलियां लगी थी, एक बांह पर और एक सीने पर, और उनका पूरा जिस्म जो है वो खून से सन गया था, लहूलुहान हो गए थे वो। लोगों ने संदीप कुमार को संभाला, अमन शर्मा को पकड़ा, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तेलीबंधा थाने की पुलिस को जब पता चला कि इलाके में गोली चल गई है तो पुलिस की टीम सिर पे पांव रखकर दौड़ती हुई मौका वारदात पर पहुंची, और फौरन आने के बाद पुलिस ने दोनों काम किए। एक तो जो संदीप कुमार है उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, और अमन शर्मा को पुलिस ने काबू कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अमन शर्मा की जब तलाशी हुई तो उसके पास से कई गोलियां मिली और 2 कंट्री मेड वेपन मिले, 2 देसी हथियार भी मिले। पुलिस ने अमन शर्मा से पूछताछ शुरू की, क्योंकि ये कत्ल की कोशिश का एक ऐसा मामला था जिसमें कत्ल की कोशिश करने वाला शख्स जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब रंगे हाथों पकड़ा जाना मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक ओपन एंड शट केस था, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है ये जानना ज़रूरी था। तो पुलिस ने अमन शर्मा से पूछताछ शुरू की और पूछा कि भाई कौन हो, क्यों मारना चाहते थे संदीप कुमार को। तो जब पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी, पूछताछ हुई, तो पता चला कि ये जो अमन शर्मा है ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला नहीं है, बल्कि ये पड़ोसी राज्य ओडिशा का रहने वाला है। ओडिशा के झारसुगुड़ा इलाके से इसका ताल्लुक है। ये इस वारदात से 3 रोज़ पहले रायपुर आया था, यानी 17 दिसंबर को रायपुर आया था, और 3 दिनों से रायपुर के ही एक होटल में ये रुका हुआ था। आज उसकी संदीप कुमार से मुलाकात होनी थी, मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई उसी समय अमन शर्मा ने संदीप कुमार पर गोली चला दी, फायरिंग कर दी और उसकी हत्या करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह था कि हत्या करने की कोशिश क्यों की। पुलिस के पास अमन था, पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, तो अमन ने शुरू में पुलिस को जो कहानी सुनाई उसके मुताबिक संदीप कुमार ने कुछ रुपए अमन शर्मा से ले रखे थे और ये रुपए वो वापस नहीं लौटा रहा था, तो इसीलिए रुपए पैसों के लेन देन में अमन शर्मा ने संदीप कुमार पर गोली चलाई, यानी गुस्से में आकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। लेकिन जब इस कहानी से रिलेटेड पुलिस ने उससे सबूत मांगे या इस कहानी को वेरीफाई करने की कोशिश की, तो थोड़ी ही देर में ये कहानी पूरी तरह पलट गई, यानी स्टोरी में यू टर्न आ गया। पता चला
कि ये जो अमन शर्मा है, इसने कोई रुपए पैसों के लेन देन में कारोबारी संदीप कुमार पर फायरिंग नहीं की, उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि अमन शर्मा एक पेशेवर किलर है, सुपारी किलर, जिसे शार्प शूटर भी कहते हैं, और उसे संदीप कुमार की हत्या के लिए बाकायदा 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। अभी अपने आप में एक अजीब कहानी थी, जिस कहानी को खुद गिरफ्त में आया शूटर अमन शर्मा पुलिस के सामने कबूल रहा था। अब सवाल यह है कि संदीप कुमार जो नल का कारोबार करते हैं, सैनिटरी वेयर का कारोबार करते हैं, रायपुर के रहने वाले हैं, उस संदीप कुमार की आखिर ओडिशा के रहने वाले किसी आदमी से ऐसी क्या दुश्मनी है कि वहाँ से एक शूटर हथियार लेकर, गोली लेकर, ट्रेन में सवार होकर रायपुर आता है, 3 दिनों तक रुकता है और फिर मौका देखकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है। ऐसी क्या दुश्मनी है और कौन है ओडिशा में, झारसुगुड़ा में, जिसने ये पूरा मर्डर प्लान किया है? ये एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल की तह तक पुलिस को जाना था। तो पुलिस ने जब अमन शर्मा से पूछताछ की तो उसने 10 लाख की सुपारी की बात तो मानी ही, साथ ही ये बताया कि उसने ये सुपारी उसे ये सुपारी झारसुगुड़ा के ही रहने वाले एक आदमी संतोष सिंह ने दी है। संतोष सिंह कौन है? जब इसके बारे में पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है और वो वहाँ छोटा मोटा कारोबार भी करता है। लेकिन उसने अमन शर्मा को सुपारी दी संदीप कुमार को मारने के लिए, तो क्या उसकी संदीप कुमार से कोई दुश्मनी थी? पुलिस को अब ये जानना था। तो पुलिस ने अब संतोष सिंह को इंटरसेप्ट करने की कोशिश शुरू की और जल्द ही झारसुगुड़ा से संतोष सिंह को भी पकड़ा गया। जब संतोष से पूछताछ हुई तो एक और कहानी निकल कर सामने आई। उसने कहा कि वो तो फैसिलिटेटर है, उसने अमन शर्मा को 10 लाख की सुपारी ज़रूर दी थी, लेकिन ये सुपारी उसने अपनी तरफ से नहीं दी, बल्कि ये सुपारी उसने झारसुगुड़ा के ही एक कोयला कारोबारी सुनील केडिया के कहने पर दी। सुनील केडिया जिसकी उम्र 50 साल की है। तो सुनील केडिया ने संतोष सिंह को जिम्मेदारी दी थी। संतोष सिंह ने एक शूटर अरेंज किया था और वो शूटर रायपुर में संदीप कुमार को मारने पहुंचा था। यानी दुश्मनी के एक छोर पर संदीप कुमार था और दूसरे छोर पर था कोयला कारोबारी सुनील केडिया। लेकिन सुनील केडिया की संदीप कुमार से ऐसी क्या दुश्मनी थी, अब ये जानना पुलिस को पता करना था, ये जानना पुलिस के लिए ज़रूरी था। तो पुलिस ने जब सुनील केडिया को पकड़ा, जब उससे पूछताछ की, तो इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई और वो कैरेक्टर है एक लड़की। दिल्ली की एक लड़की के साथ झारसुगुड़ा के कोयला कारोबारी 50 साल के कोयला कारोबारी सुनील केडिया के रिश्ते थे। सुनील केडिया ऑलरेडी मैरिड है, घर परिवार है, लेकिन इसके बावजूद ओडिशा के इस बिजनेसमैन के दिल्ली की एक लड़की से रिलेशन है और जिस लड़की से रिश्ते थे उस लड़की को सुनील केडिया ने बाकायदा दिल्ली के द्वारका इलाके में एक फ्लैट भी खरीद कर दे रखा था। और अक्सर झारसुगुड़ा से बिजनेस ट्रिप के बहाने, कामकाज के बहाने सुनील केडिया द्वारका दिल्ली आया करते थे, दिल्ली के द्वारका इलाके में आया करते थे और यहाँ फ्लैट में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियाँ भी मनाते थे। बीच में मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इस तरह के कई अमीर लोगों के बारे में जानता हूं, जिनके मतलब अमीर लोगों के बारे में मैंने सुना है, कुछ कुछ केस स्टडीज़ भी मैंने सुने हैं जिसमें बहुत सारे अमीर लोगों के इस तरह के शौक़ हैं कि उनका अपना परिवार तो है लेकिन रंगरलियाँ मनाने के लिए उन्होंने अलग अलग शहरों में फ्लैट्स ले रखे हैं और वहाँ कुछ गर्लफ्रेंड्स भी हैं। वो गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो उनको रेडीली अवेलेबल होती हैं। तो खैर ये दुनिया बड़ी अजीब होती है। ऐसे लोगों के बारे में जब सुनता हूँ, देखता हूँ तो बड़ी हैरानी भी होती है और मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे लोग हैं जो अपने परिवार को धोखा देने से भी बाज नहीं आते और इस तरह के काम में भी कितना पैसा लगाते हैं। अब फ्लैट खरीद कर किसी लड़की को दे देना, किसी गर्लफ्रेंड को दे देना, वो भी ऐसी लड़की को जिसके साथ रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, टाइम पास है, तो कितना पैसा लोग कमाते होंगे और किस तरह के शौक लोगों ने पाल रखे हैं इस दुनिया में, आप ये भी देखिए और सोचिए। तो खैर ये सुनील केडिया जो है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को द्वारका इलाके में दिल्ली में एक फ्लैट खरीद कर दे रखा था और अक्सर यहाँ आता जाता भी था। इस बीच सुनील को ये पता चला कि जिस गर्लफ्रेंड पर उसने इतना इन्वेस्ट कर रखा है वो गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ भी अफेयर में इन्वॉल्व है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही संदीप कुमार, रायपुर का बिजनेसमैन है।
तो शुरू में सुनील को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब सुनील को अपनी गर्लफ्रेंड के इस राज के बारे में पता चला तो वो गर्लफ्रेंड पर बहुत नाराज़ हुआ और वो संदीप कुमार पर भी नाराज़ हुआ। गर्लफ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हो गई, उसने गर्लफ्रेंड को अपने फ्लैट से निकाल दिया और दिल्ली में उसका जो फ्लैट था उस फ्लैट को उसने सेल आउट कर दिया, बेच दिया। अब जब रिलेशनशिप की बुनियाद में ही रुपए पैसे हों और एक दूसरे से बेनिफिट लेना हो, तो फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट कहते हैं ना, तो ये उस तरह का मामला था। तो वहाँ पर अगर बेनिफिट की नली बंद कर दी जाए तो रिश्ता तो अपने आप खत्म हो जाता है, सूख जाता है। तो यहाँ वही हुआ। उस लड़की को जैसे ही फ्लैट से निकाला सुनील केडिया ने और वो फ्लैट बेच दिया, तो वो लड़की जो है सुनील केडिया की ज़िंदगी से अलग हो गई। अब उसने सुनील का मोबाइल फ़ोन उठाना, उसका कॉल उठाना बंद कर दिया और उसका नंबर को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, ये मतलब किसी नशे के लत की तरह होते हैं। सुनील अभी उस लड़की के बारे में जानना चाहता था, उसके करीब आना चाहता था, ये जानते हुए भी कि वो लड़की बेवफा है, और गुस्से में आकर उसने लड़की को फ्लैट से निकाल भी दिया था। देखा जाए तो रिलेशनशिप यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन महाशय को, 50 साल के इन कारोबारी महाशय को अब भी लत लगी थी कि मैं अपनी उस गर्लफ्रेंड से मिलूंगा, बात करूंगा। वो लगातार कोशिश करता था उस लड़की से बात करने की, और वो लड़की जो है सुनील केडिया को बिल्कुल भाव नहीं देती थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। इस बीच सुनील को यह भी पता चला कि वो लड़की इसकी तरफ से फ्री होने के बाद अब रायपुर के उस बिजनेसमैन संदीप कुमार से दिल खोल कर मिल रही है, खूब मिल रही है। अक्सर दिल्ली से रायपुर आती है, मिलती जुलती है, फिर वापस दिल्ली चली जाती है। कभी वो संदीप जो है वो रायपुर से दिल्ली चला आता है। तो कुल मिलाकर उनका इश्क अब परवान चढ़ चुका है। अब एक फूंका हुआ आशिक सुनील केडिया, जब उसे ये पता चलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है किसी और आदमी के इतने पास आ चुकी है, तो बड़ा खुंदक में आ जाता है और वो ये तय करता है कि वो संदीप कुमार की हत्या करवाएगा। बस यही इसकी बुनियाद में है। लेकिन इसके बाद वो जो साजिश रचता है उसकी जानकारियां भी, उसके माइन्यूट डिटेल भी बहुत शॉकिंग है। हत्या करवाने से पहले उसके मन में चूंकि नफरत थी, उसने ये तय किया था कि नहीं, वो हत्या नहीं करवाएगा, वो संदीप कुमार के हाथ पांव तोड़वाएगा। और इसके बाद उसने गुंडों के एक गैंग से झारसुगुड़ा उड़ीसा में ही बातचीत की। गुंडों को उस गैंग को कहा कि तुम्हें रायपुर जाना होगा, एक आदमी जिसकी तस्वीर दूंगा, नाम पता बताऊंगा, उसके जाकर अच्छी तरह से पिटाई करनी होगी, दोनों टांगे तोड़ देना, तमाम इस तरह की प्लानिंग हुई। लेकिन उन गुंडों ने जितने रुपए मांगे, ये सुनील केडिया वो रुपए पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। तो बात वहां पर बिगड़ गई, वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस बीच हुआ ये कि एक आदमी जिसका नाम संतोष सिंह है, वो जानकार था सुनील केडिया का। सुनील केडिया ने अपना माइंड अपने उस खासम खास आदमी संतोष सिंह से शेयर किया और कहा कि वो संदीप कुमार नाम के एक बिजनेसमैन को रायपुर में मरवाना चाहता है, उसकी हत्या करवाना चाहता है। क्या संतोष उसकी कोई मदद कर सकता है? तो इस पर संतोष ने यह जवाब दिया कि हाँ, मैं बिल्कुल मदद कर सकता हूँ। एक लड़का है अमन शर्मा जो शूटर है, मैं उससे आपकी लाइनअप करा देता हूँ। और इस तरह से लाइनअप हुआ। 10 लाख रुपए पर सुपारी पर बात तय हुई। तय हुआ कि रायपुर में जाकर संदीप कुमार की हत्या की जाएगी। और इसके लिए 2 बार संतोष और अमन शर्मा ये दोनों झारसुगुड़ा से रायपुर पहुंचे भी, और उन्होंने रेकी की और बहुत बारीकी से संदीप कुमार कहाँ रहता है, कहाँ उसकी शॉप है, कहाँ उसका उठना बैठना है, इन सारी बातों का पता भी लगाया। तो इस तरह से छानबीन, मतलब रेकी जो है वो इन दोनों ने मिलकर की। और वन फाइन डे जब सब कुछ तय हो गया, रेकी वेकी हो गई, तब संतोष कुमार ने झारसुगुड़ा से अमन शर्मा को रवाना किया। अमन शर्मा को 2 देसी कट्टे दिए गए और कई गोलियां दी गई, और ट्रेन से वो ट्रैवल करके झारसुगुड़ा उड़ीसा से रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंचा। पहुंचने के बाद यहाँ 3 दिनों तक वो संदीप कुमार से मिलने का इंतज़ार करता रहा। फिर किसी बहाने से उसने उसे फ़ोन किया, प्रोग्राम फिक्स किया, और प्रोग्राम फिक्स करने के बाद उसने मीटिंग के बहाने संदीप कुमार को बुलाया और उस पर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद क्या हुआ ये सब अब आपको पता ही है। मौके से ही उसे पकड़ लिया गया था और फिर उसकी गिरफ्तारी हो गई, और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले का जो सच है, जो बिहाइंड स्टोरी है, वो खुलकर सामने आ गई। तो ये थी पूरी कहानी जो मैंने आज आप लोगों को सुनाई। इस पूरी कहानी पर आप लोगों का नज़रिया, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उस स्टोरी
में जो कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, आइए कुछ कमेंट्स मैं अभी पढ़ने की कोशिश करता हूं आप लोगों से मुखातिब। विनीत रैना जी ने कमेंट किया है, सुमन पाटिल का भी कमेंट है, शोभा कुलकर्णी जी, अहमद NZB, लव यू सुप्रतिम सर एंड क्राइम तक इन्होंने लिखा है, गुरप्रीत सिंह जी, सैड स्टोरी फ्रॉम लुधियाना उन्होंने लिखा है प्रीवियस स्टोरी के लिए। जो पिछली स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह से एक शख्स की हत्या हो गई, वो एक लड़की का बॉयफ्रेंड था और इधर हत्या हुई और उधर जो लड़की थी जिसका बॉयफ्रेंड मर गया उस लड़की ने दूसरी शादी रचा ली। तो क्या इस कत्ल के पीछे वो लड़की थी, नहीं थी, दूसरी शादी किससे रचाई, बॉयफ्रेंड की हत्या क्यों करवाई? अगर ये सब आप जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो आप मेरी उस स्टोरी को सुन सकते हैं। उस स्टोरी में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पुलिस को उस लड़के की, यानी जिसकी हत्या हुई बॉयफ्रेंड की, उसकी अध जली हुई लाश मिली थी और वो बिल्कुल बेयर बॉडीड, मतलब बिल्कुल बेयर डेड बॉडी थी, मतलब बगैर कपड़ों के। तो ऐसे किसी इंसान की पहचान कर पाना जिसकी लाश जली हुई हो, जिसम पर कोई कपड़ा ना हो, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क ना हो, पुलिस के लिए कितना मुश्किल होता है। तो इस तरह के ब्लाइंड केस को पुलिस ने कैसे सुलझाया, आप ये जानना चाहते हैं तो उस स्टोरी को सुन सकते हैं। प्रदीप भांबू जी का भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। जसवंत परमार जी, विजेंद्र सिंह जी, वर्जीनिया डिसूजा जी ने भी कमेंट किया है। राजू शमीम अहमद साहब हैं, एंटरटेन राजू अरोड़ा, ये जम्मू से हैं। इन्होंने यू आर ग्रेट सर लिखा है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डोंट फॉरगेट माय नेम, इन्होंने ये भी लिखा है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है, ब्यूटी स्वीटी गर्ल के नाम से एक आईडी है। कौन कौन क्राइम तक की स्टोरीज रोज़ सुनता है, इन्होंने ये सवाल पूछा है। प्रकाश पी इन्होंने कमेंट किया है और विष्णु परिहार का भी कमेंट है, स्वागत आपका। नीलांजना दत्ता, आई एम सॉरी, नीलांजन तो नहीं होगा। माई होम टाउन इज़ जमशेदपुर टू, अरे वाह वाह वाह, ये लिखकर तो आपने दिन बना दिया मेरा, मुझे मेरे शहर की याद दिला दी, थैंक यू वेरी मच। यूसुफ नागदावाला इन्होंने भी कमेंट किया है, हैप्पी बर्थडे ब्रो। कमाल है यूसुफ साहब, आपको कैसे पता चला? एनीवे थैंक यू वेरी मच यूसुफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी JK चंद्रगेड़ा ने भी कमेंट किया है, आशुतोष कुमार ने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है कि वो फर्स्ट टाइम कमेंट कर रहे हैं। देखिए खुशकिस्मती से, मेरी खुशकिस्मती से कि आपने फर्स्ट टाइम कमेंट किया और मैंने आपका नाम और कमेंट पढ़ भी लिया। तनु मान जी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। ममता रावत ने ये कमेंट किया है, स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। हैप्पी बर्थडे टू यू सुप्रतिम सर एंड माई बर्थडे ऑन 12 मार्च एज वेल, प्लीज़ मेंशन। क्या बात है आशिक पटेल साहब, हम लोग कॉमन बर्थडे शेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अंसारी हुज़ैफ़ा, आज भी मेरा नाम नहीं लेंगे सर, इन्होंने पूछा है बहुत, जैसे कहते हैं कि इमोशनल तरीके से। मामोनी बोरगोहाई ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि जो गुनहगार लोग हैं, जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। अली ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपक हीरा जी हैं, भाविक मोडिया जी, LK फैशन और बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया। सारे लोगों के नाम तो ऑब्वियसली एक दिन में पढ़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी स्टोरीज़ को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।